नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होगे। आज हम यूपी टीजीटी के राइटर्स को प्रिपेयर करेंगे। देखो, एग्जाम तो अब आगे बढ़ गया, लेकिन आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। एग्जाम में बने रहने के लिए कंटिन्यूटी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आप अपने बाकी के काम करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय रोजाना निकालो। आज मैं जो आपको एमसीक्यू कराऊंगा, ये नहीं कि केवल आंसर डिटेल में समझाऊंगा। एक एमसीक्यू को हम इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होनी चाहिए। फर्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं। इन मैकबेथ द प्रोटेगनिस्ट बिगिंस एज अ ब्रेव जनरल। प्रोटेगनिस्ट जो है मैकबेथ में, उसकी कहानी शुरू होती है ब्रेव जनरल के साथ में। बट अलाउज हिज ओवर पावरिंग एम्बिशन एंड डिजायर। लेकिन जो उसके ओवर पावरिंग एम्बिशन और डिजायर है, महत्वाकांक्षाएं और पावर टू ड्राइव हिम टू मर्डर किंग डंकन, वो उससे किंग डंकन का मर्डर करवा देती हैं। जो उसके अंदर की ओवर पावर डिजायरिंग है, जो डिजायर है बहुत ज्यादा। दिस फैटल फ्लॉ, ये जो उसकी घातक कमी है, फ्लॉ कमी है, इन इस करेक्टर सेट्स ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स, उसकी वजह से चेन ऑफ इवेंट्स शुरू होती है। दैट लीड्स टू हिज डाउनफॉल, और जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है, ट्रेजेडी होती है। तो ये क्या है? मैकबेथ की जो करेक्टर में कमी थी, वो ट्रेजिक फ्लॉ है। उसके अंदर करेक्टर में फ्लॉ है, और उसकी वजह से ट्रेजेडी होती। तो वो क्या है? एनाग्नोसिस है, पेरिपेटिशिया है, हेमर्शिया है, या कैथारसिस है। ये सारे के सारे क्लासिकल ट्रेजेडी के टर्म्स हैं, ग्रीक टर्म्स है। तो क्या है ये? अब आप सोचो। चलिए, इसका आंसर मैं बतलाता हूं। इसका आंसर है हेमर्शिया। हेमर्शिया क्या होता है? एरर ऑफ जजमेंट। पहले हम देखते हैं एनाग्नोसिस। ठीक है, एनाग्नोसिस क्या है? एनाग्नोसिस क्यों नहीं है? हम क्लासिकल ट्रेजेडी की बात करेंगे। देखो, इडिपस रेक्स है। इडिपस रेक्स में जो मेन कैरेक्टर था, ये पुराना है, ये आपको स्टडी नहीं करना, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बतला रहा हूँ। इडिपस को जब पता लगता है कि जिसने उससे शादी करी है वो उसकी मदर है, तो उससे बड़ा दुख होता है। तो अपनी आंखें फोड़ लेता है गुस्से में। तो वो क्या है? एनाग्नोसिस। जब हमें रिकॉग्निशन, हमें पता चले, कोई भी चीज जब आपको पता चले, किसी की आइडेंटिटी पता चले या कुछ पता चले, तो वो होता है एनाग्नोसिस। तो एनाग्नोसिस की वजह से जो प्ले है उसमें कुछ चेंज आता है। तो ये एनाग्नोसिस नहीं है। हम मैकबेथ में करें तो ये एनाग्नोसिस नहीं था। पेरिपेटिशिया, जिसका दूसरा नाम है रिवर्सल। अब क्या हुआ? एनाग्नोसिस, जब रिकॉग्निशन हुआ इडिपस रेक्स को कि ऐसे ऐसे उसने गलती कर दी, जो उसकी वाइफ है वो वास्तव में उसकी मदर है, तो उसे इतना गुस्सा आता है और वो अपनी आंखें फोड़ लेता है। तो उसका जो फॉर्चून है वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स हो गया फॉर्चून। जो आगे बढ़ना चाहिए, राजा था, लेकिन फॉर्चून रिवर्स हो गया। तो पेरिपेटिशिया रिवर्सल, जब फॉर्चून रिवर्स हो जाए तो ये ट्रेजेडी में होता है, तो ये रिवर्सल हो गया। ये भी नहीं है। अब क्या है ये? हैमरशिया, क्योंकि उसने क्या है, उसके कैरेक्टर की एक कमी है। ठीक है, फ्लॉ, कैरेक्टर की एक कमी है। या फिर कह सकते हैं एरर इन जजमेंट, उसने जजमेंट करने में कमी कर दी, जिसकी वजह से ट्रेजेडी होती है। तो यहां पे हम कहें तो एक तरह से एरर करने में गलती हुई, और वहां से पूरी जो है वो ट्रेजेडी हुई। अच्छा, कैथारसिस क्या होता है? ये एक कहें तो टर्म है, जिसको मेडिकल लाइन में यूज करते हैं। परगेशन, शुद्धिकरण। जब ऑडियंस ड्रामा को देखती है, तो उसने ट्रेजेडी को होते हुए देखा, जो करेक्टर है वो परेशानी से होकर गुजर रहा है, कुछ बुरा हुआ, तो हमारी आंखों में आंसू आए, तो हमारे अंदर शुद्धिकरण हुआ। तो उससे हम कहते हैं कैथारसिस, इमोशनल परगेशन। तो कैथारसिस जो होता है वो जनरली ट्रेजेडी में होता है। तो यहाँ पे मैकबेथ की हम कमी की बात कर रहे थे, तो वो क्या है? हैमर्शिया। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे जो है ग्रीक टर्म है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, कौन से वर्क्स में इज विलियम शेक्सपियर रेफरेंस्ड? कौन से वर्क में, ये चार हैं, इनमें से किसमें विलियम शेक्सपियर का जिक्र आता है? कौन से वर्क में आता है? द स्टेशनर रजिस्टर, पैलेडिस्टेनिया, जिसका दूसरा नाम विट्स ट्रेजरी है, या टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड, या ऑल ऑफ द अबव? सोच के देख लो। ठीक है, या तो सब में या फिर कोई एक होगा। इसका सही आंसर कहें तो सब में ही जो है विलियम शेक्सपियर का जिक्र आता है। अब बारी बारी से देखते हैं। पहले मैं ये बता दूं, टू द मेमोरी ऑफ माय बिलव्ड मास्टर विलियम शेक्सपियर, ये किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी राइटर थे बेन जॉनसन। उन्होंने एक पूरी पोम लिखी थी 80 लाइंस की, जिसमें खूब सारी तारीफ करी थी, सोल ऑफ द एज और पता नहीं क्या क्या कहा था। तो ये इस पोम में पूरा का पूरा जिक्र जो है वो विलियम शेक्सपियर का है। अब ये दो वर्क्स हैं ऊपर, इसमें भी विलियम शेक्सपियर का जिक्र आता है। पहले देखते हैं स्टेशनर्स रजिस्टर को। देखो, स्टेशनरी रजिस्टर के बारे में कई बार भी लिया जाता है। ठीक है, आखिर ये है क्या, खासकर नेट के एग्जाम में। स्टेशनरी रजिस्टर, अब समझ में आ गया, कोई रजिस्टर है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कोई बुक लिखी, अब मैं उसको रजिस्टर्ड कराऊंगा।
क्यों कराऊँगा? ताकि उसकी कोई नकल ना कर पाए। अगर कोई नकल करेगा तो मैं जो है कॉपीराइट का इश्यू कर सकता हूँ। उसे कंपनसेशन देना होगा या उसकी कॉपी जो है वो ज़ब्त हो जाएँगी। तो उस ज़माने में भी ये चीज़ें होती थी। तो स्टेशनरी रजिस्टर में क्या होता था, जैसे कि किसी ने कोई वर्क लिखा, तो उसमें जाके रिकॉर्ड करवाना होता था, रजिस्टर्ड करवाना होता था कि इसका राइटर ये है, पब्लिशर ये है, सारी चीज़ें दर्ज करा दी जाती थी। अब वो सबूत हो गया कि इसका फर्स्ट राइटर कौन है। अब मान लो उसकी किसी ने नकल करी, तो स्टेशनरी रजिस्टर के जरिए एक पूरा अधिकार था कि वो कॉपी को जो है जब्त कर लिया जाए और क्लेम मांगा जा सकता था। तो स्टेशनरी रजिस्टर एक तरीके का रिकॉर्ड है जिसमें सारी बुक्स का रिकॉर्ड रखा जाता था, कौन राइटर है, कौन पब्लिशर है और कब ये परफॉर्म हुआ। इस तरह की चीजें नोट करी जाती थी। तो स्टेशनरी रजिस्टर में हमें विलियम शेक्सपियर या जो उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे, उनके जो भी वर्क्स वहां पे रजिस्टर हुए हैं, सब हमें पता लगता है, स्टेशनरी रजिस्टर। अब दूसरा देखते हैं, पैलेडिस्टेमिया। पैलेडिस्टेमिया, इसका भी जो है नेट के एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा विट्स ट्रेजरी, ठीक है, फ्रांसिस ने लिखी थी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले तो ये देखें, पैलेडिस्टेमिया जब लिखी तो फ्रांसिस ने क्या करा, फ्रांसिस मेयर्स ने इसने पहले रजिस्टर कराया। किसमें कराया? अभी पहला बताया था स्टेशनर्स रजिस्टर में, उसमें रजिस्टर कराया कि ऐसे ऐसे मेरी बुक जो है वो लिखी गई है। रजिस्टर्ड कराने के बाद में पैलेडिस्टेमिया में सारा जिक्र है कि जो उस समय के राइटर्स थे, पोएट्स थे, जितने सारे ड्रामाटिस्ट थे, कि किसने क्या लिखा और लोगों का क्या रिएक्शन रहा। बेन जॉनसन, विलियम शेक्सपियर, मार्लो, जिसने भी लिखा, लोग उनके ड्रामा को देखने गए, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, ठीक है, कब परफॉर्म हुआ, कब ये लिखे गए, ये सारी जानकारी उस समय की हमें इसमें मिलती है पैलेडिस्टेमिया में। तो पैलेडिस्टेमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है जिसके जरिए हमें विलियम शेक्सपियर के वर्क्स की डेट पता लगती है। अगर ये पैलेडिस्टेमिया नहीं होता तो शायद हमें कई वर्क्स के बारे में पता भी नहीं लग पाता कि वो कब परफॉर्म हुए और लोगों की क्या राय थी, कि लोग क्या सोच रहे थे उस समय। आज हमें पता है विलियम शेक्सपियर के बारे में, लेकिन उस समय क्या सोच रहे थे, कौन क्रिटिसाइज कर रहे थे, कौन तारीफ कर रहे थे, ये सारा का सारा हमें पैलेडिस्टेमिया में पता लगता है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू। थर्ड है, इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज द बैटल बिटवीन गॉड्स आर्मी एंड सैटन्स फोर्सेस डिस्क्राइब्ड। पैराडाइज लॉस्ट 12 बुक में कौन सी बुक में लड़ाई का जिक्र आता है, गॉड की आर्मी और जो सैटन की फोर्सेस हैं उनके बीच में लड़ाई का जिक्र आता है, तो कौन से बुक में आता है? बुक थर्ड, बुक फिफ्थ, बुक सिक्स या बुक नाइन्थ? किस में आता है? सोच लिया होगा, ठीक है, बुक सिक्स। अब ध्यान रखना, बुक सिक्स में जो है लड़ाई का जिक्र आता है, और ये लड़ाई जो थी ये हेवन में हुई थी, स्वर्ग में हुई थी, और 3 दिन हुई थी, ठीक है। एक तरफ गॉड की आर्मी थी और दूसरी तरफ सैटन की आर्मी थी, ठीक है। गॉड की आर्मी के जनरल थे माइकल और गैब्रियल, ये दोनों जनरल थे, ठीक है। पहले दिन लड़ाई होती है, माइकल, ध्यान रखना, माइकल जैक्सन, ठीक है, माइकल की लड़ाई हुई सैटन से। सैटर्न को वो जो है थोड़ा सा परेशान कर देता है, सैटर्न की हार हो जाती है। अब सैटर्न का प्राइड, कहाँ वो गॉड को चैलेंज कर रहा था, कहाँ एक एंजल ने उसे हरा दिया, तो काफी जो होता है वो परेशान हो जाता है। पहले दिन की लड़ाई खत्म होती है, रात हो जाती है स्वर्ग में और खत्म हो जाती है। अब रात में जो है, जो सैटर्न है वो अपनी आर्मी के साथ में जो फॉलन एंजल्स हैं, जो पतित गिरे हुए देवदूत हैं, जो राक्षस हैं, पिशाच हैं, कई सारे नाम बता दिए, फॉलन एंजल्स, पिशाच, उनके साथ में मीटिंग कर रहा है और मीटिंग में कहता है भाई पहली लड़ाई में हमारी कंडीशन खराब रही, लेकिन ये लड़ाई निर्णायक होगी और हम यूज करेंगे इस बार गन पाउडर का, बारूद का और कैनन, तोपों का। तो इसमें बुक सिक्स में गन पाउडर कैनन का जो है वो वर्णन मिलता है, हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। अब दूसरे दिन लड़ाई शुरू होती है, एक तरफ गॉड की आर्मी, दूसरी तरफ सैटन की आर्मी। सैटन की आर्मी जब गन पाउडर, बारूद का इस्तेमाल करती है और तोपों का इस्तेमाल करती है, तो जो गॉड की आर्मी है उसमें भगदड़ मच जाती है। अब गॉड के जितने देवदूत होते हैं वो भागते हैं, और भागकर क्या करते हैं, वहां पे जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों को फेंकना शुरू कर देते हैं फॉलन एंजल्स के ऊपर, पिशाचों के ऊपर। तो जो पूरा एक कैओस हो जाता है हेवन में कि क्या हो रहा है ये। खैर दूसरे दिन की लड़ाई जो है वो बिना किसी निर्णय के खत्म हो जाती है। तीसरे दिन की निर्णायक लड़ाई होती है। इस दिन जो ईश्वर है, गॉड है, वो अपने पुत्र जीसस को भेजते हैं कि जीसस जाएंगे और अब जो है लड़ाई लड़ेंगे। जीसस अपने साथियों के साथ में पहुंचते हैं और लड़ाई होती है। यहाँ पे जीसस यूज करते हैं लाइटनिंग बोल्ट्स का, बिजली का, बिजली का हथियार यूज करते हैं, बिजली जो कड़कती है उसका हथियार यूज करते हैं, जिसको हम अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो वज्र, हालांकि वज्र सही नहीं कहेंगे, लेकिन लाइटनिंग बोल्ट्स का यूज करते हैं। और जैसे ही वो यूज करते हैं तो सैटर्न की आर्मी पूरी तरह से हार सी जाती है।
तभी हेवन में एक रास्ता बनता है। हेवन में एक जो होता है रास्ता बन जाता है, उस रास्ते से जितने भी फॉलन एंजल्स हैं, वो सारे हेवन से छलांग मार के बाहर निकल जाते हैं और रास्ता वो कहाँ जाके खुलता है? हेल में। हेल में सब के सब गिर जाते हैं। तो इस तरह से 3 दिन की लड़ाई थी, जिसमें तीसरे दिन जो है वो हेवन से भाग जाते हैं एक रास्ते के ज़रिए और हेल में जो है पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट है, देखो कोई भी चीज़ हो, लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है जिसको एन्जॉय करा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर जिसको बर्डन माना जाए, देखो बर्डन क्या होता है? केमिस्ट्री को मान सकते हैं, ठीक है? कि बर्डन है, आपको फ़ॉर्मूले याद करने हैं। मैथ्स में बर्डन हो सकता है कि मैथ्स में आपको फ़ॉर्मूले याद करने हैं। लिटरेचर तो एक एन्जॉय करने वाली चीज़ है। मैं तो खुद बीएससी का था और मुझे लिटरेचर ने इतना ज़्यादा कैप्टिवेटेड करा कि मैंने एमएससी छोड़ी और एमए करा, और बाद में क्या हुआ? नेट भी क्वालीफाई करा। तो आप लोगों को लिटरेचर को एन्जॉय करना है, और जब एन्जॉय करोगे, तो फिर कभी भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आएगी। बस इतना ज़रूर ध्यान रखना है, जो आपके डेली वर्क्स हैं, आप चाहे स्कूल में पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आप ज़रूर कंटिन्यू रखिएगा। अपने आप को बिल्कुल एक तरह से आइसोलेट मत कर लेना, वरना दिक्कत होती है कई बार। 4th, व्हाट वाज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लिरिकल बैलेड्स पब्लिश्ड इन 1798? 1798 में जो लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है लिरिकल बैलेड, उसकी पहली फॉर्म कौन-सी थी? फर्स्ट फॉर्म कौन-सी थी? भई अगर हम लिरिकल बैलेड्स कहें तो इसको क्यों याद करा जाता है? क्योंकि देखो जो रोमांटिक इंग्लिश एज है, इंग्लिश रोमांटिक एज, उसकी शुरुआत मानी जाती है कि लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन के साथ शुरू हुई थी। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? कई बार एग्जाम में पूछी गई है। फर्स्ट फॉर्म कौन सी थी? टिंटन एबी थी, द थॉर्न थी, द इडियट बॉय थी, या फिर द राइम ऑफ द एशियन मैरिनर? तो ये थी द राइम ऑफ द एशियन मैरिनर। किसने लिखी थी? कॉलेज ने। 10th क्लास में पहले थी ये। देखो लिरिकल बैलेड्स की बात करें, लिरिकल बैलेड्स विद अ फ्यू अदर पॉम्स पब्लिश हुई थी 1798 में, और इसमें कुल मिलाकर 23 पॉम्स थी। 23 पॉम्स में 19 पॉम्स थी वर्ड्सवर्थ की, और 4 पॉम्स जो थी वो थी कॉलेज की। अच्छा, इसमें जो पहला पेज था, जो फ्रंट पेज होता है, टाइटल पेज, उसमें राइटर्स का नाम नहीं था। ये एग्जाम में पूछा भी गया था, ना ही विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम था और ना ही कॉलेज का नाम था। तो केवल जो है एक तरीके से लिरिकल बैलेड्स नाम के साथ में पब्लिश हुई थी। इसकी जो पहली पॉम थी, फर्स्ट पॉम थी, वो थी द राइम ऑफ द एशियन मैरिनर, जो कॉलेज की है, और लास्ट पॉम थी टिंटन एबी, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की है। अच्छा, फर्स्ट एडिशन 1798 में आया, जिसकी वजह से माना जाता है इंग्लिश रोमांटिक एज शुरू हुई। ठीक है। दूसरा एडिशन कब आया? 2-2 साल के गैप से आया, बस लास्ट वाला 3 साल। दूसरा आया 1800 में। इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें पब्लिश इसके साथ पब्लिश हुआ प्रीफेस। प्रीफेस माने क्या होता है? शुरुआत में जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो अपनी बात रखते हैं कि पोएट्री क्या है। यहाँ पे वो पोएट्री की कुछ शानदार डेफिनेशन देते हैं, जो हमसे अक्सर एग्जाम में वाइवा में भी पूछी जाती है। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। तो ये सारी डेफिनेशन, उनकी जो थ्योरीज है कि ये क्या है, किस तरह की भाषा होनी चाहिए, ये सारी की सारी हमें इस प्रीफेस में मिलती है। तो उन्होंने प्रीफेस जोड़ा 1800 के एडिशन में। थर्ड एडिशन आया 1802 में। 1798 2 साल बाद, 1800 2 साल बाद, 1802 इसमें भी थोड़ा सा ऐड करा। जो अगला एडिशन था वो 1805 में आया, 3 साल बाद। इस तरह से आपको ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड एडिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1798 और 1800। ठीक है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। विच प्रोवर्ब, कौन सी कहावत वॉज मेंशन, मेंशन करी गई है टाइटल पेज स्किन गेम में? देखो पहले तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई द स्किन गेम किसने लिखा है? किसने लिखा है? जॉन गॉल्सवर्दी ने। कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब ये जॉन गॉल्सवर्दी ने जो लिखा है द स्किन गेम, इसमें कौन सी कहावत यूज करी गई है? ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हु टचेस पिच शैल बी डिफाइड, या द एंड जस्टिफाइज द मीन्स? देखो जो टाइटल पेज था उसमें एक पूरी कहावत लिखी हुई थी, ठीक है। अब मैं थोड़ा बताऊं कि इसमें स्किन गेम का मतलब क्या है। गेम हमें पता है, खेल। स्किन गेम, स्किन बचा, एक ऐसा खेल जिसमें जीतना ही मकसद है, अच्छे और बुरे सब, जीतना ही मकसद है। अब आपको लग रहा होगा ऑल इज फेयर, ये नहीं है। इसमें जीतना ही मकसद है, मतलब इसमें पब्लिश हुआ, इसमें टाइटल पेज पे था हु टचेस पिच, जो पिच को छुएगा। पिच माने होता है काला पदार्थ, जैसे हम कह सकते हैं मान लो कोयला, जो कोयले को छुएगा शैल बी डिफाइल्ड, उसके हाथ भी काले होंगे। जो कोयले को छुएगा, या कहें जो कोयले की खदान में जाएगा, वो काला होगा। हु टचेस पिच, जो काले पदार्थ को छुएगा शैल बी डिफाइल्ड, उस पर वो लग जाएगा। ये पब्लिश हुआ था इसके टाइटल पेज पे कहावत, द स्किन गेम। तो स्किन गेम की कहानी को मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि केवल इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। स्किन गेम को अगर कहें तो इतना इंपॉर्टेंट प्ले नहीं है, लेकिन इसे इग्नोर करना भी बेकार है।
द स्किन गेम गोल्सवर्दी ने लिखा था। पहले स्किन गेम की बात करते हैं। देखो स्किन गेम जो है इसमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया है 2 क्लास के बीच में, ठीक है? और ये दोनों क्लास ही अपर क्लास हैं। एक तरफ लैंडलॉर्ड ज़मींदार जिनके पास अब पुश्तैनी ज़मीन रही है, और दूसरी तरफ जो है जो अभी-अभी अमीर हुए हैं, कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी, जो अब तक तो गरीब थे लेकिन अभी एकदम अमीर हुए हैं और जो चैलेंज कर रहे हैं एक तरह से ज़मींदारों को। तो उनके बीच की क्लास स्ट्रगल का दिखाया। तो एक तरह से अमीर-गरीब की लड़ाई नहीं है, अमीर-अमीर की लड़ाई को दिखाया है, ठीक है? इसके टाइटल पेज पे लिखा हुआ था हू टचेस व्हिच शैल बी डिफाइल्ड, ठीक है? 3 एक्ट्स का प्ले, अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर जो है जॉन गोल्सवर्दी के वो 3 या 4 एक्ट्स के ही हैं। और ये इतना पूछा भी नहीं जाएगा, बस जो प्रोवर्ब है वो आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पे बात करें तो एक टर्म मैं आपको बता रहा हूँ, नोवारीश। नोवारीश इसमें यूज करा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, लेकिन क्या लिटरेचर में जब यूज हुआ है और काफी यूज हुआ है तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नोवा रीशे, रीशे माने क्या होता है? रिच। नोवा माने न्यू, न्यू रिच। अब ये न्यू रिच ये यूज करा जाता है ऐसे लोगों के लिए जो एकदम से रिच हुए हैं, जो हाल फिलहाल में रिच हुए हैं। ये वर्ड यूज करा गया है हॉर्न ब्लोअर के लिए। हॉर्न ब्लोअर इंडस्ट्रियलिस्ट है और अभी अभी रिच हुआ है, उसने जो पैसा कमाया है वो फैक्ट्री लगा के कमाया है, तो उसके लिए ये टर्म यूज हुआ है नोवा रीशे। अच्छा यहाँ पे लड़ाई दिखाई है, एक तरफ हिलक्रिस्ट जो जमींदार है, हिलक्रिस्ट जमींदार है और ये खेती वगैरह इसकी है और ये पुरानी चीजों में ज्यादा विश्वास करता है कि प्रकृति होनी चाहिए, आसपास फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा सा इसे क्या है, एक तरह से आइडियलिस्ट दिखाया है, एक तरह से एक जो आदर्शों में विश्वास करता है। लेकिन जब लड़ाई होती है इसकी हॉर्नबिलवर से तो ये अपने आदर्शों को ताक पे रख देता है और क्या होता है, ब्लैकमेल तक करना शुरू कर देता है, जिसको बाद में इसको काफी अफसोस भी होता है कि कहाँ मैंने लड़ाई शुरू करी थी, मैं आदर्शों की बात कर रहा था और कहाँ मैं इतना जाकर ज्यादा जाकर गिर गया। हिलक्रिस्ट जमींदार है, इसकी लड़ाई चल रही है हॉर्न ब्लोअर से, ठीक है, जो अभी अभी अमीर हुआ है। इसकी फैक्ट्री है, चिमनी वगैरह लगी हुई है और हॉर्न ब्लोअर एक कारखाना खोलना चाहता है इसके घर से आगे, कोई खाली जगह पड़ी है हवेली, उसके बाहर खोलना चाहता है। अब क्या होता है, हॉर्न ब्लोअर जो है एक जमीन बिक रही है, वहां बोली लगनी है, हॉर्न ब्लोअर को वो जमीन खरीदनी है और इस हिलक्रिस्ट जमींदार को भी। तो ये दोनों बोली लगवाते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है दोनों के बीच में कि कौन बोली लगाएगा। यहाँ पे एक चाल चलता है हॉर्न ब्लोअर। हॉर्न ब्लोअर है अपने एक आदमी के जरिए बोली लगवाता है और खुद हटे आता है। ऐसा लगता है हॉर्न ब्लोअर नहीं खरीदेगा जमीन और वो आदमी बोली लगाता है। हिलक्रिस्ट को लगता है कि शायद ये दूसरा आदमी खरीदा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये खरीद लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ना खरीदे हॉर्न ब्लोअर जमीन। अब जब वो आदमी खरीद लेता है जमीन तो पता लगता है कि वो इसी का ही आदमी था और इसकी वो जमीन हो जाती है। अब वो चिमनी वगैरह फैक्ट्री लगेगी। अब हिलक्रिस्ट को बड़ा बुरा लगता है कि भाई मेरे घर के से थोड़ी दूरी पे फैक्ट्री लगेगी, वहां पे ये सब बनेगा, धुआं होगा, सब जगह खराब हो जाएगी। तो उसका तोड़ निकालने की सोचा कि कैसे करा जाए। तभी इसे एक हॉर्न बिलोर के परिवार का राज पता लगता है। इसको पता लगता है कि जो इसका बेटा है, बेटे का नाम जरूरी नहीं है, बेटे की जो वाइफ है क्लो, शादी से पहले ये गलत तरीके से आदमियों को डिवोर्स दिलवाया करती थी। डिवोर्स लेने का एक तरीका होता है जिसमें पूरे गवाह होते हैं, तो ये गवाह गलत दिलवा देती थी, गलत पेपर बनवाती थी, तो गलत तरीके से आदमियों को डिवोर्स दिलवाती थी क्लो। और ये राज है। अब क्योंकि हॉर्न बिलवर एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली बन चुका है, पैसे वाला बन चुका है, समाज में अब इसकी इज्जत आ चुकी है क्योंकि पैसा भी बहुत है। तो अब अगर कहता है हिलक्रिस्ट, उसको ये राज पता लग गया है और अगर उसने बता दिया सबको तो हॉर्न बिलवर की सारी जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। हॉर्न बिलवर को पहले विश्वास नहीं होता, बाद में वो सबूत दिखाता है कागज के कि ये कागज है और देखो ये सबूत है। अब हॉर्न बिलवर को पता लगता है भाई क्या करा जाए, समझ में नहीं आता। हॉर्न बिलवर मजबूरी में, जो उसने जमीन खरीदी थी वो जमीन मजबूरी में हिलक्रिस्ट को देने को तैयार हो जाता है। ये बात पता लगती है क्लो को कि ऐसे ऐसे मेरा जो पास्ट है वो मेरे हस्बैंड को पता लग गया है कि मैं गलत तरीके से आदमी को डिवोर्स दिलवाती थी, मेरे ससुर को भी पता लग गया हॉर्न बिलवर को। तो इससे इतना ज्यादा दुख होता है कि ये ऊपर से छलांग लगा देती है, प्रेग्नेंट होती है, ऊपर से छलांग लगा देती है और मरने की कोशिश करती है कि मर जाए, ऊपर से छलांग लगा देती है। सब लोग इसे बचाने जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, इसका ससुर भी और इसका हस्बैंड भी। बाद में जब हिलक्रिस्ट को पता लगता है कि उसकी वजह से एक पूरी फैमिली तबाह होने वाली है, कैसे क्लो ने जो है कूदकर जान देने की कोशिश करी, तो हिलक्रिस्ट जो एक आइडियलिस्ट दिखलाया था उससे बड़ा अफसोस होता है। हिलक्रिस्ट कहता है, यहाँ पे लास्ट में कहता है, व्हेन वी बिगेन दिस फाइट, जब हमने इस लड़ाई को शुरू करा था, वी हैड क्लीन हैंड्स, हमारे हाथ साफ थे। जब हमने लड़ाई शुरू करी हमारे हाथ साफ थे। आर दे क्लीन नाउ, क्या अब हमारे हाथ साफ हैं? व्हाट्स जेंटिलिटी वर्थ, आदर्शों का क्या फायदा, अच्छाइयों का क्या फायदा, व्हाट अच्छाइयों का क्या फायदा
इफ इट कांट स्टैंड फायर, फायर माने मुश्किल, अगर ये मुश्किलों को सहन नहीं कर सकती, अच्छाई का क्या फायदा अगर वो फायर मुश्किल को सहन नहीं कर सकती। तो ये हिलक्रिस्ट कहता है, उससे बड़ा अफसोस होता है जो स्टेप क्लो ने उठाया। तो मैंने आपको शॉर्ट में समरी बताई है, दो नाम जरूर, तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं। हिलक्रिस्ट जो है जमींदार है, हॉर्न ब्लोअर जो एकदम से अभी अभी अमीर हुआ है, पूंजीवादी इंडस्ट्रियलिस्ट है, और क्लो, क्लो का जो राज है वो सबको पता लग जाता है, तो उसकी वजह से एक तरह से ट्रेजेडी होती है। नेक्स्ट है सिक्स, इन विच ऑफ बेन जॉनसन्स प्ले डिड विलियम शेक्सपियर परफॉर्म एज एन एक्टर। देखो हमें विलियम शेक्सपियर के बारे में पता है कि वो क्या थे, पोएट थे, ड्रामाटिस्ट थे, साथ में वो एक्टर भी थे। बेन जॉनसन के किस प्ले में उन्होंने एक्टर का काम करा है? वॉल्पोने, द अल्केमिस्ट, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, बॉर्थलोमे फेयर। देखो ये एक ऐसा प्ले है बेन जॉनसन का जो सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है। कौन सा है वो? अब समझ जाओ, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। इस प्ले में विलियम शेक्सपियर ने जो है वो एक्टर का रोल का एक छोटा सा रोल करा है, ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो थिएटर कौन सा होता है, जिस जहां पे ड्रामा परफॉर्म होता है, वो हो गया ग्लोब थिएटर, ठीक है। और उसमें परफॉर्म कौन करेगा? रंगमंडली। रंगमंडली कोई सी भी हो सकती, बहुत सारी थी, ऐसी एक रंगमंडली थी जिसका नाम था चैम्बरलैंस मैन। इसके सदस्य थे विलियम शेक्सपियर। बाद में इस चैम्बरलैंस मैन का नाम हुआ हो गया किंग्समैन। किंग्समैन नाम जब पड़ा जब जेम्स फर्स्ट राजा बने इंग्लैंड के, तो उन्होंने इसे पैसा वैसा दिया और किंग्समैन इसका नाम पड़ गया चैम्बरलैंस मैन का। किंग्समैन में कई सारे एक्टर काम करते थे, उसमें विलियम शेक्सपियर भी जो थे, उन्होंने कुछ प्लेज में, अपने प्लेज में और दूसरे प्लेज में भी जो है परफॉर्म करा एज एन एक्टर। किसमें करा था? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में करा था, ये मेन आपको ध्यान रखना। और एक और था सेजेनस हिज फॉल, अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सेजेनस हिज फॉल ये ट्रेजेडी है बेन जॉनसन की। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में एक्टर का रोल करा था विलियम शेक्सपियर ने, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हम। अच्छा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्या चीज आपको करनी है, कोई दिक्कत है वो बताना, क्योंकि मैं जब भी बेटर कर सकता हूं जब आपका फीडबैक आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैंने अभी बताया था, ये टर्म कभी यूज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ द स्किन गेम में यूज हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। नोवे रिशे इन द प्ले स्किन गेम में किन लोगों को बताता है? जो इनहेरिटेड देयर वेल्थ, जिन्होंने वेल्थ को इनहेरिट करा है, मिला है। बिलोंग टू द वर्किंग क्लास, जो वर्किंग क्लास को बताते हैं, बिल्कुल नहीं। एक्वायर्ड वेल्थ रिसेंटली, जिनको अभी अभी वेल्थ मिली है, जो अभी अभी अमीर हुए हैं, मैंने बताया था ना। नोवे माने न्यू और रीशे माने रिच, जो अभी अभी रिच हुए हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, कहीं यूज नहीं होता है, न्यूज़पेपर में कहीं नहीं आता है, लेकिन लिटरेचर में यूज हुआ है, बाहर का फॉरेन वर्ड है, ठीक है, इंग्लिश वर्ड नहीं है ये। नेक्स्ट है एर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मच एडो अबाउट नथिंग, मच एडो अबाउट नथिंग विलियम शेक्सपियर ने प्ले लिखा था। द करेक्टर डॉगबेरी फ्रीक्वेंटली यूजेस इनकरेक्ट वर्ड्स, इसमें जो करेक्टर है डॉगबेरी वो गलत शब्दों का यूज करता है। जैसे उसे कहना है कॉम्प्रिहेंडेड, वो क्या कहेगा? एप्रीहेंडेड। वर्ड कोई बोलना है, उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड बोलेगा। तो वो डॉगबेरी जो है, ये मच एडो अबाउट नथिंग का एक करेक्टर है। मच एडो अबाउट नथिंग क्या है? एक तरह से कॉमेडी और मैनर्स माना जाता है जिसे, ठीक है। तो ये क्या बतलाता है जो गलत वर्ड यूज करता है? वो आयरनी है, हाइपरबली है, पन है, या मैला प्रपोजिम है? क्या है ये? पता लग गया होगा। डॉगबेरी जब कोई सेंटेंस बोलता था तो कोई सेंटेंस गलत बोल देता, कोई वर्ड जो यूज करना उसके बाद दूसरा वर्ड यूज कर देता था। इसे कहते हैं डॉगबेरिज्म, या फिर कहते हैं मैला प्रपोइज्म। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। मैला प्रपोइज्म और डॉगबेरिज्म, देखो विलियम शेक्सपियर ने मच एडो अबाउट नथिंग में यूज करा था, डॉगबेरी ने यूज करा था, तो उसके नाम पे पड़ा डॉगबेरिज्म, ठीक है। बाद में जो शेरिडन थे, शेरिडन ने कॉमेडी लिखी थी द राइवल्स। द राइवल में कैरेक्टर थी मिसेस मेलाप्रॉप। मिसेस मेलाप्रॉप जो थी, वो जब बोलती थी तो कुछ बोलती थी और कुछ का कुछ बोलना शुरू कर देती थी, तो उनके नाम पे पड़ा मेला प्रोपोइज्म। उन्हें मान लो कोई सेंटेंस बोली लंबा चौड़ा, छोटी बात बड़ा चढ़ा के कहती थी, ठीक है। दूसरा, मान लो उन्हें कहना है कि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, अब वो क्या कहेंगी? मैंने उसे रेफ्रिजरेटर कर दिया। तो जब सुनने वाला जो व्यक्ति है वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाएगा। तो जब मेला प्रोपोज़म, जो मिसेस मेला प्रॉप थी, जब उनसे कोई बात करता था तो सामने वाला अपनी हंसी को किसी तरह से रोकता था, क्योंकि अनइंटेंशनली जो मेला प्रोपोज़म या डॉग बैरिज्म है, इसके ये कब होता है? या तो इंटेंशनली करा जाए या अनइंटेंशनली। जब आप
जो है गलती से कर दो, कोई वर्ड बोलना है और गलती से कोई दूसरा वर्ड यूज करा, इसकी वजह से क्या था, ह्यूमर क्रिएट होता है, कॉमेडी क्रिएट होती है। तो मेला प्रपोज जो मिसेस मेला प्रॉप थी, जब वो बोलती थी, तो सामने वाला जो होता था वो अपनी किसी तरह से हंसी को रोकता था, क्योंकि उन्हें बोलना कुछ होता था, बोलती कुछ थी। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, आपने जो है मेडिकल पे गए, आपने क्या कहा कि मुझे जो है पेन किलर चाहिए। अब आपने पेन किलर ना कह के क्या कह दिया, पैन किलर, PEN, पैन। तो आपने जानबूझ के हो सकता है कहा हो, तो भी मेला प्रोपोज़िज्म हो गया, डॉगबेरिज़्म हो गया। और अगर जानबूझ के नहीं कहा, अनइंटेंशनली कहा, तो भी वो मेला प्रोपोज़िज्म या कहें तो डॉगबेरिज़्म माना जाएगा। और इसकी वजह से ह्यूमर क्रिएट होता है, कॉमेडी क्रिएट होती है। 9th, द सन टू मी इज़ डार्क। यहाँ पे क्या आएगा, सन जो है वो मेरे लिए डार्क है, ठीक है? एंड साइलेंट एज़ टू द मून। और मून भी मेरे लिए साइलेंट है, गुम है। सन मेरे लिए अंधकार में है और मून मेरे लिए जो है वो साइलेंट, गुम है, चुपचाप है। ये लाइन कहाँ पे आई है? अब आप कहोगे भाई ये तो हमें पता ही नहीं लग सकता। देखो साफ पता लग रहा है कुछ-कुछ। मैं साफ तो नहीं कहूँ, कुछ-कुछ पता लग रहा है। द सन टू मी इज़ डार्क, सन मेरे लिए अंधकार में है। इसका मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर है जो शायद अंधा है। अब इसमें से किस प्ले में जो कैरेक्टर वो अंधा है? लिसिडस में कैरेक्टर अंधा था, कॉमस में था, सैमसन अगेनिस्टीज में, पैराडाइज लॉस्ट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जॉन मिल्टन की। जॉन मिल्टन में किस कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर था जो अंधा था? अब देखो ये जो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा कैरेक्टर अंधा था। और इसकी वजह से अब आपको पता भी लग गया होगा, सैमसन एगनेस्टीज। सैमसन एगनेस्टीज जो है वो पूरी कहानी है सैमसन की, जो अंधा जिसको कर दिया जाता है। और वो ये लाइन बोलता है, सन मेरे लिए अंधकार में है और चंद्रमा भी मेरे लिए गुमसुम है, चुप है। सैमसन एगनेस्टीज। आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे एक फोटो है, इस फोटो के माध्यम से बतलाता हूँ, ठीक है? पहले थोड़ा सा देखते हैं, चलो पहले देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ लिटरेरी वर्क इज सैमसन एगनेस्टीज। सैमसन एगनेस्टीज किस तरह का वर्क है? पेस्ट्रोल एलेजी है? एलेजी शोक गीत है? बिल्कुल नहीं है। एपिक पॉम है? नहीं। जॉन मिल्टन की एपिक पॉम पैराडाइज लॉस्ट। ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा है? ये ड्रामा है, ड्रामा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा है, ट्रेजेडी में खत्म होती है, ठीक है? ट्रेजेडी में खत्म हो रही है, क्लोजेट ड्रामा है, इसे आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो, केवल घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। अब ये क्लोजेट ड्रामा क्यों लिखा जॉन मिल्टन ने? ऐसा था, जॉन मिल्टन बाई फेथ प्यूरिटन थे, प्यूरिटन शुद्धतावादी, जो ये मानते थे कि ड्रामा जो होते हैं, जब उन्हें परफॉर्म करा जाता है या जब उन्हें हम पढ़ते हैं, तो वो लोगों के बीच में करप्शन, अनैतिकता फैलाते हैं, क्योंकि इस तरह के ड्रामा जो होते हैं उस समय लिखे जा रहे थे, जो उल्टी सीधी चीजें दिखाते थे। तो प्यूरिटन्स ने ड्रामा को बिल्कुल बंद कर दिया कि परफॉर्म नहीं होंगे। तो बाई फेथ जो मिल्टन थे वो खुद प्यूरिटन थे, तो उन्हें ड्रामा भी लिखना था, तो उन्होंने ऐसा ड्रामा लिखा जो क्लोजेट हो, जिसको परफॉर्म ना करा जा सके, केवल पढ़ा जा सके, ठीक है? तो ये क्लोजेट ड्रामा है, जो कहानी है सैमसन की, ठीक है? सैमसन की कहानी है और ट्रेजेडी में खत्म होती है। सैमसन की बात करें, सैमसन क्या है, यहाँ पे लड़ाई जो है इसराइल और जो दूसरे होते हैं, इसराइल की लड़ाई किससे चल रही है, जो आसपास के फिलिस्तीन है, भाई आज भी चल रही है, सेम उस जमाने की भी एक तरीके से स्ट्रगल चलती रहती थी। तो उसमें लड़ाई दिखाई है, एक तरफ इसराइल के हैं और दूसरी तरफ फिलिस्तीनी है। तो ये जो सैमसन है ये इसराइल का है, इसराइलेट, ये इसराइल का है, उनका हेड है, बहुत ताकतवर है, ठीक है? इसकी लड़ाई जो है, इसराइल वालों की लड़ाई चल रही है फिलिस्तीनियों से। अच्छा, इसकी ताकत का एक खास राज है। अब क्या होता है कि इसकी जो लड़ाई होती है, इसकी जो ताकत है वो इसके बालों में है। इसका जो राज है वो इसकी वाइफ जो होता है धोखे से बता देती है। इसको पकड़ लिया जाता है। तो लास्ट में इसकी फाइट होती है एक दूसरे फाइटर से, जिसका नाम है हरफा। ये लास्ट का मैं दिखला रहा हूँ, ये सैमसन है जो अंधा है और ये हरफा। तो शॉर्ट में मैंने आपको बताया, अब मैं डिटेल में आपको कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन बताऊंगा। सैमसन जो ये अंधा है और दूसरा जो है ये हरफा। हरफा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहानी बताता हूँ थोड़ा मैं। सैमसन, सैमसन इज़राइल का रहने वाला है, जो उनका मुखिया है, बहुत ताकतवर है, ठीक है? और इसकी जो एक तरह से लड़ाई चल रही है, जो फिलिस्तीनी है। अब यहाँ पे कोरस बहुत आएगा। कोरस का क्या रोल है? देखो ये क्लोज़ेट ड्रामा है। क्लोज़ेट ड्रामा में हमें कहानी का, खासकर लड़ाई का कैसे पता लगेगा? कोरस के ज़रिए। तो कोरस बीच-बीच में बहुत आएगा और कोरस हमें बतलाएगा कि अब ऐसे ये आ रहा है, ये कर रहा होगा और ये लड़ाई होगी, तो कोरस आता है। कोरस के ज़रिए हमें पता लगता है कि जो सैमसन है, ये कितना बहादुर था। इतना बहादुर था कि जो शेर का जो था मुँह फाड़ देता था। इसकी कहानी जो है फ्लैशबैक में, मतलब जो है वो 20 से शुरू हुई है। तो इन मीडियाज़ रेस, इन मीडियाज़ रेस क्या होता है? जब कहानी 20 से शुरू हो, ठीक है? थोड़ा-सा मैं आपको बतला देता हूँ।
इन मीडियाज रेस जो है क्लोजेट ड्रामा है, ठीक है, और इसके ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा है। और कहानी इसकी जो है इन मीडियाज रेस 20 से शुरू होती है, जैसे बाहुबली। बाहुबली की कहानी 20 से शुरू हुई थी, इसकी कहानी 20 से शुरू होती है। सैमसन एग्नेस्टीज, सैमसन नाम है। एग्नेस्टीज क्या है? एग्नेस्टीज माने होता है कॉन्टेस्टेंट, प्रतिस्पर्धा करने वाला। तो एग्नेस्टीज जो है इसका सरनेम है, वो है प्रतिस्पर्धा करने वाला, ध्यान रखना, एग्नेस्टीज प्रतिस्पर्धा करने वाला। अब यहाँ पे 20 से कहानी शुरू होती है। सैमसन जो है वो काल कोठरी में बंद है, उसकी आंखें फोड़ दी गई हैं। वो ऐसा था, सैमसन जो है वो ताकतवर था, उसने शादी करी एक जो था, जो फिलिस्तीन की थी, डेलीला, उससे शादी करी, फिलिस्तीन की थी। डेलीला से बहुत प्रेम करता था, लेकिन डेलीला जो होती है धोखा दे देती है। डेलीला इसका राज जान लेती है ताकत का, कि इसकी ताकत का राज क्या है, इसको पता लग जाता है। वो ये राज जो है अपने लोगों को बता देती है, जो फिलिस्तीन के लोग थे। वो पूरे एक योजना बनाते हैं, और जब सैमसन सो रहा होता है तो उसके बाल काट लेते हैं, क्योंकि इसकी ताकत जो थी वो बालों में थी। जैसे ही बाल काटते हैं, सैमसन की ताकत खत्म हो जाती है, इसको पकड़ लिया जाता है, और इसको जब फिलिस्तीन के लोग पकड़ के ले आते हैं, इसकी आंखें फोड़ देते हैं। अब सैमसन काल कोठरी में बंद है। तो 20 से कहानी शुरू होती है, सैमसन बड़ा दुखी है, कहानी शुरू होती है, सैमसन दुखी है, पुराने समय को याद कर रहा है कि कैसे कैसे वो शेर को फाड़ दिया करता था। कोरसा जो है वो बतला रहा है हमें इसके बारे में। अब यहाँ पे जो है डेलीला आती है अपने हस्बैंड से मिलने। डेलीला ने धोखा दिया, लेकिन मिलने आती है कि चलो कुछ तो सांत्वना दूं, मिलने आती है। अब यहाँ पे सैमसन जो है अपना गुस्सा निकाल रहा है डेलीला पे। तुमने कुछ गोल्ड के लिए, कुछ लालच के लिए तुमने मुझे धोखा दे दिया, अपने पति को। तो डेलीला पहले तो समझाती है कि मैंने मजबूरी में करा। बाद में डेलीला अपना जो है एक पूरा का पूरा सही चेहरा वो दिखलाती है। डेलीला कहती है, फेम इफ नॉट डबल फेस फैक्ट। थोड़ा मैं बतला दूं कि डेलीला कहती है कि देखो, प्रसिद्धि जो है उसका एक चेहरा नहीं होता, उसके दो चेहरे होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि पब्लिसिटी अच्छी और बुरी दोनों ही होती हैं। तो जो तो तुम कह रहे हो ना कि मैंने धोखा दिया, तुम्हारे लिए मैंने धोखा दिया, लेकिन मैंने अपने लोगों के लिए देखो क्या करा है। मैंने अपने लोगों के लिए बहुत बड़ा काम करा है। जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो मुझे कितना ज्यादा मानेंगे आने वाले समय में, क्योंकि वो तुम्हें हरा नहीं सकते थे। मैंने उन्हें तुम्हारी ताकत का राज बतला दिया। तो जैसे तुम फेम कह रहे हो, जैसे तुम कह रहे हो बुरा, वो मेरे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो फेम जो है, प्रसिद्धि के दो चेहरे होते हैं। फेम इफ नॉट डबल फेस, फेम यदि दो मुंह ही नहीं है, फेम के अगर दो मुंह नहीं है, इज डबल माउथ, लेकिन ये दो ही मुंह वाली है। अच्छी और बुरी, ये दो मुंह वाली है। तुम्हारे लोगों के लिए मैं बुरी हूं, लेकिन अपने लोगों के लिए मैं एक देवी समान हूं। तो फेम जो है वो दो मुंही होती है। तुम जिसे कह रहे हो ना मुझे बुरा भरा कह रहे हो, मेरे लोग मुझे कितना मानते हैं। आगे वो कहती है, आई शैल बी नेम्ड, मुझे याद करा जाएगा अमंग द फेमस। जो सबसे फेमस लोग हैं फिलिस्तीन के, उनके लोगों के बीच में मुझे याद करा जाएगा, क्योंकि मैंने उन्हें जिताने में कितना अहम रोल अदा करा है। तो यहाँ पे वो कहती है, तो जो हस्बैंड है उसका सैमसन, वो उसे काफी बुरा भला कहता है, और जो है गुस्से में चली आती है डेलीला। अब यहाँ पे जो है कोरस आता है, कोरस बतलाता है, और आगे हमें पता लगता है कि एक पहलवान है, ठीक है, जिसका नाम है हरफा। एरेना, एरा होता है अखाड़ा, रेसलिंग होती है अखाड़ा, तो पूरा एक बंद अखाड़ा है जिसमें रेसलिंग हो रही है, ठीक है। हरफा जो है पहलवान, सबको उसने हरा दिया, और वो सबको चैलेंज कर रहा है। यहाँ पे बेइज्जत करने के लिए कुछ सैमसन को लाया गया, उसको बांध दिया गया दो पिलर के सहारे, एक हाथ इधर बंधा है, एक हाथ इधर बंधा हुआ है, पिलर के हाथों बंधा हुआ है, मतलब पिलर से वो बंधा हुआ है और अंधा है। अब यहाँ पे हरफा ने सबको हरा दिया। अब वो चैलेंज करता है, कोई है तो बताओ यहाँ पे जो मुझे हरा सकता है। सैमसन को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलता है कि वो भले ही अंधा हो गया, लेकिन उसके अंदर कितनी ताकत है। यहाँ पे पूरा जो है वो बंद है, हॉल बंद है। सैमसन क्या करता है, अपने दोनों हाथ से पूरा जोर लगाता है, और जो दोनों पिलर होते हैं वो गिरा देता है। जैसे ही वो दोनों पिलर गिराता है, पूरा का पूरा जो एक तरह से स्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग होती है, वो सारी की सारी, जितने भी फिलिस्तीनी होते हैं, राजा महाराजा सारे, जो उनके रानियां वगैरह सब, प्रजा, सबके ऊपर वो बिल्डिंग गिर जाती है। सभी मर जाते हैं, हरफा भी मर जाता है, राजा रानी सारे फिलिस्तीन के लोग, डेलिया सब मर जाते हैं, और खुद सैमसन जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो ट्रेजेडी में खत्म होती है, सैमसन की लास्ट में डेथ हो जाती है, सारे लोग खत्म हो जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट में मैंने कहानी बताई है। सैमसन एग्नेस्टीज, एग्नेस्टीज कौन हो गया? प्रतिस्पर्धा करने वाला, ध्यान रखना, एग्नेस्टीज, ठीक है। तो प्रसिद्ध प्रतिस्पर्धा करने वाला। 11th, इन वर्ड्सवर्थ पोम माइकल, वर्ड्सवर्थ ने एक पोम लिखी थी माइकल, ठीक है। इसका कोटेशन नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत चीजें पूछी आती हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ माइकल्स वाइफ, माइकल की वाइफ का नाम क्या था? तो ये एक फैक्चुअल होता है, कोटेशन नहीं, फैक्चुअल है। सरा मैरी इजाबेल मार्गरेट, सोच लिया होगा क्या नाम था?
इज़ाबेल, इज़ाबेल जो है वो माइकल की वाइफ का नाम है। मेन चीज़ें देखते हैं माइकल, ये एक पेस्टोरल पोम है, ठीक है? पोम है और इसकी कहानी जो है वो चारागाह वगैरह वहीं पे है, खेत खलिहान और शेफर्ड, ग्वाले ये सब की कहानी है। ब्लैंक वर्स में ये लिखी गई थी। इसमें 3 कैरेक्टर हैं, एक है माइकल, माइकल जो बहुत ही बूढ़ा है और लगभग 84 इयर्स का है, ठीक है? इसकी वाइफ है इज़ाबेल जो इससे बहुत छोटी है, 64 20 साल का अंतर है दोनों में, ठीक है? इनका एक लड़का है ल्यूक। अब तीनों गाँव में रहते हैं, ठीक है? हँसी-खुशी चल रहा है, लेकिन कर्जा हो गया है इन पे। अब कर्जा हो गया है तो मजबूरी में जो माइकल है, इसे अपने बच्चे को शहर भेजना पड़ता है कि चलो तुम शहर जाओ और कुछ कमा के लेकर आना और जो कर्जा है तुम निपटा देना। तो इनके पास छोटी-सी झोंपड़ी है जहाँ पे ये अपना भेड़ें वगैरह चरा के रहते हैं। ल्यूक शहर में जाता है, बहुत सीधा-साधा बच्चा। अब जैसे ही वो शहर में पहुँचता है, गलत संगति में पड़ जाता है। वहाँ पे ये चोरी-चकारे करने लगता है, इसके पीछे पुलिस पड़ जाती है और ये भाग जाता है। अब बेचारे माइकल और इसकी जो वाइफ है इज़ाबेल ये इंतज़ार कर रहे हैं गाँव में बेटा आएगा, बेटा का पता ही नहीं है। समय बीतता है, माइकल की डेथ हो जाती है और कुछ साल बाद 3 साल बाद जो है इज़ाबेल की भी डेथ हो जाती है। तो इस पोम के ज़रिए विलियम वर्ड्सवर्थ हमें बतलाते हैं जो नेचर के बीच में रहता है वो अच्छा रहता है। जो उनकी थ्योरी थी ना कि जो नेचर है उस अच्छी होती है, उसके बीच में जो होता है लोगों के दिल साफ रहते हैं, वो उस थ्योरी को लेकर ही उन्होंने पूरी पोम लिखी है। अब इसमें कोई लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है कहूँ तो मैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो फैक्ट्स हैं, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है 3 कैरेक्टर हैं, ये आपको नाम ध्यान रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही पूछा जाता है एग्ज़ाम में। लास्ट है, हाउ इज़ द लिटिल ड्रीम बाय जॉन गोल्सवर्दी डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिज़ अदर प्लेस? देखो एक प्ले है अनइम्पोर्टेंट है, द लिटिल ड्रीम। ये बाकी प्ले से क्यों अलग है, जो जॉन गोल्सवर्दी के प्ले हैं? इट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट, ये हिस्टोरिकल इवेंट पे है? नहीं। इट इज सेट इन अ ड्रीम लाइक एटमॉस्फेयर। देखो ड्रीम और ड्रीम, देखो जॉन गॉल्सवर्दी की बात करें तो उनके प्लेस क्या आते हैं, उनकी सेटिंग रियलिस्टिक होती है, जैसे कोई हड़ताल हो रही हो, कोई कोर्ट का मैटर हो, ठीक है, कोई लड़ाई है हस्बैंड वाइफ की, इस तरह की रियलिस्टिक सेटिंग होती है। लेकिन ये एक ऐसा प्ले है द लिटिल ड्रीम जिसकी कहानी ऐसे चल रही है जैसे कि सपनों में हो, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं ना, ठीक है, जैसे अच्छाई बुराई, ठीक है, झूठ, ये सारे जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं उनको एक तरह से पूरा कॉन्क्रीट करके दिखलाया। वो हमसे ऐसा लग रहा है जैसे बात कर रहे हैं। तो पूरी कहानी एक सपनों में चल रही है। ड्रीम लाइक एटमॉस्फेयर है। अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मैं कहूँ तो, ठीक है, बस शॉर्ट में आपको कहानी बतलाऊँगा ताकि थोड़ा-सा आपको आइडिया हो जाए कि लिटिल ड्रीम है किस बारे में। देखो लिटिल ड्रीम के जो पेज था उसमें क्या लिखा हुआ था, एन एलिगरी इन 6 सीन्स। 6 सीन्स में एलिगरी है। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं इसमें मेन है सीलचैन। सीलचैन जो है वो एक पहाड़ी एरिया में रहती है, वहाँ पे एक टूरिस्ट आता है जो इससे बात करता है। अब सीलचैन जो होता है वो गाँव से बाहर शहर में जाना चाहती है, लेकिन ख्वाबों में डूब जाती है। अब इसे लगता है कि पहाड़ जो है वो उससे बात कर रहा है, तो ख्वाबों में कहानी बढ़ रही है इसके। और जैसे ही ख्वाबों में कहानी बढ़ती है, उसी के साथ में बीच में जो होता है इससे रियलिटी में आती है, इसे पता लगता है ठीक है जैसा है वैसा ही है। तो ये पूरी शॉर्ट में कहानी है द लिटिल ड्रीम की। एक कहानी पूरी सपनों में चल रही है। पहाड़ हैं उन्हें भी एक तरह से पर्सोनिफाई करा हुआ है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट है सीलचैन इसका कैरेक्टर है। तो देखो मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें 12 एमसीक्यू में 12 के 12 एमसीक्यू की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने आपको बतला दी हैं। आप ज़रूर जो है जो कमी आपको लग रही है, जो चीज़ आपको पूछनी हो, वो आप मुझे बताइएगा। जैसा है मैं उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।